हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोशन टेस्ट सीरीज में लेवल 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी मोटर कार की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो समान दूरी पर कार को रोकने के लिए आरोपित बल कितना होगा। देखिए चाल को दोगुना कर रहे हैं और बल पूछ रहे हैं, बल कितने गुना हो जाएगा। तो यदि हम मान लेते हैं कार का द्रव्यमान m है और इसकी चाल u है, प्रारंभिक चाल u है, तो इसको रोकने के लिए बल आपको मालूम है F बराबर ma होता है। अब मान लीजिए आपने चाल को दूना कर दिया और जब आप इस कार को रोक रहे हैं तो फॉर्मूला आपको मालूम है गति का तृतीय समीकरण कि v² बराबर u² माइनस 2as। अब कार को रोकेंगे तो अंतिम वेग शून्य होगा, अंतिम वेग शून्य u² माइनस 2as। इसको इधर ले लें 2as को, तो यहाँ पर हमने माइनस इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर कार को रोका जा रहा है, यानी कि स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होती है तो माइनस, और यदि किसी वस्तु की गति बढ़ रही, स्पीड बढ़ रही हो तो प्लस लगाते हैं। तो 2as बराबर u² और a इक्वल टू u² अपॉन 2s। तब f बराबर m है तो m और a की वैल्यू हमने लगा दी u² अपॉन 2s। आपने इतना बल लगाया, यदि m द्रव्यमान की मान लीजिए मोटर कार है, u वेग से चल रही थी, तो s दूरी पर जब आपने रोका, अंतिम वेग 0 किया, तो आपके द्वारा लगाया गया बल इतना होगा। इसमें आप यदि हम डायरेक्ट थोड़ा सा आपको पूरा करके दिखाएं तो इसी प्रकार से जब चाल को दोगुना कर देंगे, चाल को हमने दोगुना कर दिया तो u डैश इक्वल टू 2u। तो इसी समीकरण से, इसी तरह से जब हम दूसरी वाले गति के लिए त्वरण निकालेंगे तो u की जगह आएगा 2u, तो 2u का स्क्वायर अपॉन 2s, क्योंकि हमें उतनी ही दूरी पर रोकना है, समान दूरी पर रोकना है। अब यहाँ पर हम 4u² अपॉन 2s बल निकालें। यदि हम F डैश बराबर m a, और a f जब हमने F डैश कराया तो m इंटू a डैश, क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा, और m a डैश की वैल्यू लगा दें तो 4u² अपॉन 2s, 4 बाहर ले लें, 4mu² अपॉन 2s, और mu² अपॉन 2s क्या है f डैश इक्वल टू 4f, यानी बल को कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो आरोपित बल हो जाएगा 4 गुना। देखिए ये तो पूरा एक तरीका था कि कैसे इसको पूरा लॉन्ग मेथड से कैसे किया जाएगा, लेकिन यदि आप इसको शॉर्ट करें कि बिल्कुल एक शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपने कहा इसको रोकने के लिए बल कितना लगेगा। याद रखिएगा हमेशा, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर आरोपित बल के उस पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। मान लीजिए वस्तु की चाल प्रारंभ में u थी, जब आप उसको कार को रोक देंगे तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0 हो गई। तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा ½ mu², और गतिज ऊर्जा बराबर कार्य बराबर F इंटू s। बाद में आपने चाल दोगुनी कर दी तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, ½ m, क्योंकि रोक रहे हैं तो अंतिम गतिज ऊर्जा तो 0 होनी है, तो ½ m 2u का स्क्वायर, 2u का होल स्क्वायर, और बराबर, अब मान लिया बल है F डैश और दूरी तो उतनी ही है s, बस डिवाइड करते हैं, ½ m से ½ m कट गया, u² से u² कट जाएगा, s से s कट गया। जब u² से u² कटेगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो F डैश बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 4f। तो आरोपित बल 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के विस्थापन और समय में आपके सामने संबंध दे रखा है √x बराबर t+7। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि वेग और समय में क्या रिलेशन होगा।
या फिर वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होगी। तो आपको ऑप्शन देखना है। इसके लिए संबंध है √x बराबर t+7। दोनों ओर आप वर्ग कर दें। जब √x से वर्ग करेंगे तो x बराबर t+7 का होल स्क्वायर, x बराबर t² + 49 + 14t। ये विस्थापन और समय में संबंध है। यदि आप इसका अवकलन कर दें तो वेग आ जाएगा। वेग बराबर होता है dx/dt। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और जब इसका अवकलन करेंगे तो t² का अवकलन 2t, 49 का अवकलन 0 हो जाएगा और प्लस 14। इसके बाद ये तो आ गया आपका 2t + 14। ये वेग है। इस वेग का आप एक बार पुनः अवकलन कर दें तो त्वरण निकलेगा। त्वरण बराबर होगा dv/dt। जब इसका अवकलन करेंगे तो 2t का अवकलन हो जाएगा 2, इसका 14 का कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा तो 0, तो त्वरण आ गया 2। तो ये त्वरण एक नियत मान आ रहा है। इस त्वरण के मान पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ ये है कि वस्तु का त्वरण एक समान है, अर्थात वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होगी। तो ऑप्शन है डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वस्तु का विस्थापन x समय t के साथ समीकरण इसके साथ है। t बराबर √x+3 है, जहाँ x हमारा मीटर में और t सेकंड में है। तो यदि किसी क्षण वेग 0 हो तो उस क्षण विस्थापन का मान कितना होगा। अब देखिए इसके लिए जैसे अभी हमने कहा कि t बराबर समीकरण दे रखा है √x+3, इसको इधर ले लें तो √x बराबर हो जाएगा t-3। दोनों ओर वर्ग करें, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो x बराबर t-3 का होल स्क्वायर, x बराबर t² + 9 और -60। इसका यदि वेग निकालें तो इसका x का अवकलन कर दें। तो वेग निकालने के लिए dx/dt, जब dx/dt करेंगे t² का अवकलन 2t, 9 का अवकलन 0, -6। वेग आया किसी क्षण t पर उस वस्तु का वेग। अब कह रहे हैं किसी क्षण वेग 0 है, इस वेग का मान 0 है। तो किस क्षण वेग 0 होगा तो 2t - 6 बराबर 0, क्योंकि वेग 0 है। तो 2t बराबर 6 और t बराबर 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पर वेग 0 है। जब 3 सेकंड पर वेग 0 है तो इस क्षण विस्थापन यानी t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन निकालना है आपको। तो जब विस्थापन निकालना है तो आप इस समीकरण में लगा लें या इस समीकरण में लगा लें। तो t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन, x बराबर इसमें लगा दें तो t का मान 3 -3 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का 0, 0 का स्क्वायर 0। तो उस क्षण विस्थापन होगा 0 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक सीधी सड़क पर समय के पूर्वार्ध में, अर्थात समय के पूर्वार्ध में जो टोटल समय है उसके आधे भाग में v1 वेग से तथा उत्तरार्ध में अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है। तो माध्य वेग का मान देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा उसको समय लगा है 2t, जो भी आप माने t मान लें, 2t मान लें। यदि हम 2t मान लें तो आधा समय इधर t हो गया और आधा समय इधर t हो गया। यदि हम t मानते तो t/2 लेना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ना, समय के पूर्वार्ध में पहले आधे समय में v1 वेग से तथा उत्तरार्ध में v2 वेग से गतिशील है। तो औसत वेग देखिए, औसत वेग बराबर हमें मालूम है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल समय तो हमें मालूम है t और t 2t हो जाएगा, लेकिन कुल विस्थापन पहले आधे समय में विस्थापन निकालने x1, तो विस्थापन बराबर वेग × समय, तो v1t। दूसरा विस्थापन निकालें तो v2t। दोनों को जब हम जोड़ेंगे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, समय तो हो गया 2t। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो t कॉमन आ जाएगा, यह जाएगा v1 + v2
इंटू टी बटे 2t, टी से टी कट गया, यह आ गया v1 प्लस v2 बटे 2। तो जो इसका औसत वेग होगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 × 10⁷ किलोग्राम द्रव्यमान का जहाज, तो इसका द्रव्यमान हुआ m, 3 × 10⁷ kg। देखिए जो दे रखा है उसको पहले लिख लें। एक जहाज अपने विराम अवस्था से, विराम अवस्था का अर्थ है प्रारंभिक वेग 0, तो u = 0, 5 × 10⁴ न्यूटन बल द्वारा, तो बल F 5 × 10⁴ न्यूटन, 3 मीटर दूरी तक S 3 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। जल प्रतिरोध यदि नगण्य हो तो जहाज की चाल क्या होगी, अर्थात 3 मीटर के बाद इसकी चाल निकालनी है आपको। देखिए एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है v² = u² प्लस 2as। तो u तो 0 है, हमें वेग निकालना है, तो v² बराबर 2, a की वैल्यू a = f/m, तो f 5 × 10⁴ अपॉन m की वैल्यू 3 × 10⁷। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि a बराबर f/m, f की वैल्यू 5/10⁴ अपॉन 3 × 10⁷। तो इस a की वैल्यू को यहाँ रखा है हमने, और s 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10, और 10 एक घात इसमें बढ़ जाएगी, 10 के बाद 5, 7 को ऊपर ले जाएंगे -7, 7 में से 5 गए 10⁻², तो v बराबर 10 की घात -1 अर्थात 0.1 मीटर पर सेकंड। तो जहाज की चाल होगी 0.1 मीटर पर सेकंड, अर्थात ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर उसके वेग के लंबवत समान परिमाण का एक बल सतत क्रियाशील है, लगातार उस पर बल कार्य कर रहा है, लेकिन यदि वस्तु चल रही है इस दिशा में तो बल लग रहा है इसके वेग के लंबवत, और यदि लंबवत के बल लग रहा है तो यह बल इस वस्तु के वेग के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बल इस वेग की दिशा में नहीं लग रहा है, बल लग रहा है वेग की दिशा के लंबवत, और यदि किसी वस्तु पर उसके वेग की दिशा के लंबवत बल लगाया जाए तो वह बल उस वस्तु की केवल दिशा को परिवर्तित करेगा। तो यह बल इस वस्तु की दिशा को बस बदलेगा, इधर बल लग रहा है तो ऐसे इस तरह बल दिशा बदलेगी, लेकिन इस वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वस्तु का त्वरण शून्य होगा। और जब त्वरण शून्य होगा, और देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन केवल तभी होता है जबकि उस पर वेग की दिशा में कोई बल लग रहा हो। यदि इस बल का हम इधर घटक तोड़ भी लें तो ये 90 डिग्री है, इधर घटक हो गया इसका f cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर इस दिशा में वेग हो गया 0, और जब बल 0 हो गया, बल 0 है तो त्वरण शून्य होगा, और ये त्वरण शून्य है तो आपने गति का समीकरण पढ़ा है v = u + at, जैसे ये भी दे रखा है v = u + at, तो इसमें a की वैल्यू जब हम 0 लगाएंगे, a की वैल्यू 0 लगाएंगे तो v बराबर आ जाएगा u, क्योंकि इस क्वेश्चन में त्वरण शून्य होगा, तो त्वरण तो आएगा होगा नहीं, और त्वरण का मान आप a की वैल्यू 0 किसी भी समीकरण में पुट कर लें तो a की वैल्यू तो 0 है, तो केवल क्या ऑप्शन आएगा, v बराबर u, क्योंकि वेग त्वरण पर निर्भर नहीं कर रहा है अथवा समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, वह वस्तु एक समान वेग से लगातार गति करती रहेगी। तो ऑप्शन होगा v बराबर u। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपने विरामावस्था से एक सरल रेखीय पथ पर एक समान त्वरण से गतिशील है, तो चाल v एवं दूरी s का क्या संबंध होगा, इनमें से कौन सा ग्राफ चाल और दूरी के बीच में सही संबंध को प्रदर्शित करता है। अब देखिए पहले इसका क्वेश्चन निकालिए। वस्तु अपने विरामावस्था से चलेगी तो u = 0, एक समान त्वरण से गतिशील है, तो हम लगाते हैं हमें वेग और दूरी में संबंध चाहिए, तो हम फॉर्मूला आएंगे v² बराबर u² प्लस 2as। चूंकि u प्रारंभिक वेग 0 है तो
तो वी स्क्वायर बराबर 2as। ये एक समान त्वरण से गतिशील है, त्वरण एक समान है और दो कांस्टेंट है ही है, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल s। अब देखिए ये जो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल s है ये एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यदि आप इसमें देखें v और s में ग्राफ, ये ग्राफ एक सरल रेखा आ रही है। इसका अर्थ ये है कि v प्रोपोर्शनल s, यदि दो राशियां एक दूसरे के अनुपाती हों तो उनके बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, तो ये होगा नहीं। यहां भी पहले सीधी रेखा आ रही है, अर्थात यहां तक ये भी एक तरह से v प्रोपोर्शनल s को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी संभव नहीं है। यहां भी ये वाला ग्राफ v प्रोपोर्शनल s को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहां भी सरल रेखा है। पता लगे कि यहाँ पर जब वस्तु का प्रारंभिक जो दूरी शून्य है तो प्रारंभिक वेग यहाँ इतना होगा, लेकिन हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ पर दूरी की घात 1 है और वेग की घात 2 है। दो चर राशियों में यदि एक राशि की घात 1 हो और दूसरी राशि की घात 2 हो तो ये एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है, और परवलय की आकृति इस प्रकार से होगी। तो इनमें सही संबंध होगा आपका डी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वायुयान 1000 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, मान लीजिए यहाँ से चला 1000 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, फिर 1000 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर 1000 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उसके बाद सबसे छोटे रास्ते से वापस अपने आरंभिक स्थान पर लौट आता है। आरंभिक स्थान यहाँ पर था, यहाँ से चलना शुरू किया था इसने, यहाँ पहुँच गया है। सबसे छोटे स्थान से अपने आरंभिक स्थान पर आता है, तो सबसे छोटा स्थान मार्ग ये होगा, अपने आरंभिक स्थान पर लौट आया, जहाँ से चला था वहीं लौट आया। पूरी यात्रा के लिए इसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, यानी पूरे यात्रा में ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो पूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग, यहाँ पर देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब यहां पर वस्तु यहां से 1000 किलोमीटर इधर, 1000 किलोमीटर इधर, और फिर अपने इस मार्ग से अपने आरंभिक स्थान पर आ गई, तो उस वस्तु का कुल विस्थापन शून्य हो गया। जब कुल विस्थापन शून्य है तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। जब कुल विस्थापन ही शून्य है तो उस वस्तु का औसत वेग भी शून्य होगा। तो इस प्रकार से हमने आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितने भी आपके द्वारा भेजे गए कठिन क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसके बावजूद भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो वो सॉल्व करके आपके पास भेज दिए जाएंगे।